नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ा हुआ। हम लोग एक सवाल पूछने वाले हैं कि कैन अमेरिका रेस्टोर इट्स क्रेडिबिलिटी इन एशिया। अभी जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी शुरू हो चुकी है। पिछले 4 साल में ट्रंप ने एक अपहीवल लाया था यूएस फॉरेन पॉलिसी में, तो क्रेडिबिलिटी काफी हद तक गिर चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स की इन एशिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज थी इनवर्ड लुकिंग, प्रोटेक्शनिस्ट। इसकी वजह से यूएस ने एक स्टेप बैक किया था ग्लोबल पॉलिटिक्स से। लेकिन अभी जो बाइडेन ने ऑलरेडी अंदेशा दे दिया है कि वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूनाइटेड स्टेट्स को वापस पीक पे ले जाएंगे। लेकिन इस क्रेडिबिलिटी को अगर वापस ले आना है, रेस्टोर करना है एशिया में, तो बाइडेन को एक बहुत ही बड़ी एम्बिशियस स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि उस एम्बिशियस स्ट्रेटेजी के क्या भाग हो सकते हैं। साथ में थोड़ा इतिहास के बारे में बात करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की इन जनरल एशिया में पॉलिसी कैसी रही हुई है। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट बिफोर दैट आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑलरेडी व्हाइट हाउस में एंटर हो चुके हैं। उनकी प्रेसिडेंसी शुरू हो चुकी है जनवरी 20, 2021 से। और अभी उनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी क्रेडिबिलिटी वापस बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करें इन 21st सेंचुरी, देखिए 21st सेंचुरी में इंडो पैसिफिक रीजन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्रोबेबली जैसे 20th सेंचुरी में 1940s में था यूरोप का, उस तरह इंडो पैसिफिक सेंटर ऑफ डिस्कोर्स बन चुका है। तो यहां पे बाइडेन की पॉलिसी क्या रहेगी, इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। इनफैक्ट जिस तरह से मैंने डिस्कशन शुरू की थी, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रंप के 4 साल थे वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी में आउटलायर रहे, यानी कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी रही थी। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की क्रेडिबिलिटी भी सवाल में आ चुकी है एशिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो चलिए देखते हैं क्या चैलेंजेस आएंगी आगे चल के इंडो पैसिफिक में, या क्या चैलेंजेस है बाइडेन के सामने। अगर हम लोग बात करें इंडो पैसिफिक में प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है चाइना की, असर्टिव एंड एवर राइजिंग चाइना। वी ऑल नो चाइना अभी कंपीट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। हाल ही में हमने वो बात की थी कि चाइना हैज बिकम द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी कि जो ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा पार्टनर था उसके साथ ट्रेड बढ़ा चुके हैं चाइना। इसके अलावा चाइना काफी असर्टिव है, स्पेशली साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में वो अग्रेसिव और असर्टिव बन चुके हैं। तो ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम रहेगी बाइडेन के सामने हमेशा के लिए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और जो न्यूक्लियर थ्रेट लूम कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स पे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किस तरह बाइडेन इनको डील करेंगे वो भी एक देखने वाली चीज रहेगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है इंडो पैसिफिक रीजन में अलायंसेस और पार्टनरशिप्स। ऑल्दो इन जनरल अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो हम लोगों ने बहुत बार क्वाड की बात की है, बट यहां पे क्वाड एक एक्सेप्शन रहेगा। क्वाड के अलावा अगर हम लोग बात करें जो भी अलायंसेस पार्टनरशिप्स रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, वहां से भी यूएसए बाहर हटा है। इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे, बट इन जनरल यूनाइटेड स्टेट्स की क्रेडिबिलिटी डाउन हो चुकी है इंडो पैसिफिक में। वो एक प्रॉब्लम है बाइडेन के सामने। अब अगर हम लोग बात करेंगे एशिया में, देखिए एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स का पहले से ही रवैया कैसा रहा है। हम लोग बात करेंगे 20th सेंचुरी के बारे में। चलिए बात करते हैं व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन जनरल। जब भी एशिया में कुछ हुआ है तो यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद को इन्वॉल्व किया है, स्पेशली मैं कहूंगा 1940s के बाद, राइट। क्लासिक एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज जब अग्रेशन हो रहा तो इंडो पैसिफिक रीजन में, तब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया। जापान ने अग्रेशन दिखाई यूनाइटेड स्टेट्स में पर्ल हार्बर इंसिडेंट के थ्रू। पर्ल हार्बर पे उन्होंने अटैक किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहे हैं जैसे कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उसके बाद में रिचर्ड निक्सन, उसके बाद में रोनाल्ड रेगन। वो बहुत ज्यादा रियलिस्ट रहे हैं और उनकी पॉलिसीज ऐसी रही कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व कर चुके हैं एशिया। जैसे कि एग्जांपल हो गया पर्ल हार्बर इंसिडेंट के बदले में यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ही स्ट्रांगली यूएस डू लिटिल एयर रेड किया 1942 में जापान के ऊपर। उसके बाद 1945 में सबको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनिलैटरली एटम बम गिराया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, यानी कि पावर प्ले दिखाया।
राइट, एक मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की। इसके बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स की ये पॉलिसी कंटिन्यू हुई एशिया में, जिसमें मैंने कहा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद आप बात कर सकते हो रिचर्ड निक्सन की, रोनाल्ड रेगन की, इन सब लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की है कहीं ना कहीं। अगर हम लोग बात करें अगला चैलेंज क्या था 1945 में एशिया में, यूएसएसआर और रेड थ्रेट यानी कि कम्युनिस्ट थ्रेट। ट्रूमन डॉक्ट्रिन के तहत ऑलरेडी अनाउंस किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिज्म को कर्ब करेंगे, तो इसके तहत उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की 1950 में कोरिया में, 1960-70s में वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व हुए डायरेक्टली, जहां पे मुंह की खानी पड़ी, बट नॉनदलेस उन्होंने इन्वॉल्वमेंट जरूर की। इसके बाद में 1979 में वो अफगानिस्तान में भी इन्वॉल्व हुए, और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि कैम्बोडिया में, इंडिया पाकिस्तान में भी यूनाइटेड स्टेट्स कुछ हद तक इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन यूएस इन्वॉल्वमेंट से पहले ही इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया था। तो मतलब क्या है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे थे 20th सेंचुरी में। लेकिन 21st सेंचुरी में उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? उनकी हेजेमनी को थ्रेटन कर रहा है चाइनीज ग्रोथ। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स जो 20वीं सदी में कर चुके हैं, क्या वो 21st सेंचुरी में भी कर सकते हैं? कैन यूनाइटेड स्टेट्स रिक्लेम देयर प्रोमिनेंस बाय वॉर और मिलिट्री वेंचर्स? अब इसका आंसर क्लियर कट होगा नो, क्योंकि 1945 के बाद, यानी कि 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंचुरीज, राइट? तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स के सामने अब वॉर के लिए जाना तो विकल्प नहीं है, राइट? तो वॉर या हो गया या फिर मिलिट्री वेंचर्स कुछ हो गए, यहां पे तो वो नहीं जा सकते हैं। तो इनके सामने स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या सॉल्यूशन होगा? देखिए, बाइडेन के सामने विकल्प रह जाएंगे। एक्सेप्ट फॉर वॉर देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट हो गई कि इकोनॉमिकली चाइना को जवाब दे। सेकंड हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंडो पैसिफिक में इन्वॉल्व हो जाए, अलायंसेस इंडो पैसिफिक में रीबिल्ड करे, और फाइनली डिफेंस तो एक एंगल होगा ही होगा, क्योंकि डिफेंस के बिना देयर वुड बी नो स्ट्रैटेजी, ऑल्दो नो डायरेक्ट वॉर्स और नो डायरेक्ट मिलिट्री वेंचर्स, बट डिफेंस पार्टनरशिप्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। चलिए विश्लेषण करते हैं एक एक हेड का। सबसे पहले इकोनॉमी की बात की थी। देखिए, चाइना की साइड से मैंने ऑलरेडी बता दिया, चाइना इज कंटिन्यूअसली चैलेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिकली, इजंट इट? इनफैक्ट चाइना यूएस ऑलमोस्ट पैरिटी पे पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि चाइना यूएस से ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल बन चुका है कुछ हद तक। तो इंडो पैसिफिक में क्या कर सकते हैं? चाइना ने अपनी खुद की आरसीईपी की मुहिम छेड़ रखी है, द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिससे उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में काफी ज्यादा दबदबा बना रखा है। तो यूएसए के सामने क्या विकल्प है? यूएसए के सामने विकल्प है कि जो ट्रंप ने अबैंडन किया था टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, में भी उसको री इन्विगोरेट करे और भी ज्यादा इकोनॉमिकली इन्वॉल्व हो जाए इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि वो जवाब दे सके एडवर्सरीज को, जैसे कि चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, एटसेट्रा, राइट? इकोनॉमी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक स्ट्रैटेजी या फिर एक चैलेंज की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुका है, और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भी चाइना ने इंडो पैसिफिक में बहुत ही ज्यादा स्प्रेड किया हुआ है। तो इसका जवाब चाहिए। देखिए, इसका जवाब एक हो सकता है, जैसे ओबामा पीरियड में एनएसएस था, एनएसएस क्या था? न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। तो उस तरह का बाइडेन के सामने एक विकल्प जरूर है कि वो एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर समिट कॉल करे, या फिर इंडो पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट कॉल करे, जिससे कि वो इंडो पैसिफिक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो जाए। ऑल्दो अगर हम लोग चाइना की और यूएस की बात करें तो दे कैन नॉट मैच चाइना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल रीजंस होगी, जगह का रीजन होगा, डिस्टेंस का रीजन जरूर होगा, बट नॉनदलेस यूनाइटेड स्टेट्स कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सम सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, सो दैट दे कैन चैलेंज द चाइनीज बीआरआई गोइंग इनटू फ्यूचर। अब इसके अलावा अलायंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते कि चाइना के कोई पक्के एलाय है, बट इन जनरल अगर हम लोग चाइना एंड कंपनी की बात करें तो यू कैन फाइंड रशिया हियर। कुछ सालों में हम लोग कह सकते हैं कि रशिया पाकिस्तान चाइना एक्सेस डेवलप हो रहा है, और इसमें हम लोग नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ सकते हैं। तो इस चीज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को भी अलायंसेस पार्टनरशिप की जरूरत है, और यहां पे क्वाड कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और नॉट जस्ट क्वाड, एक डेमोक्रेटिक कॉन्सर्ट बना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्माचार्य हमेशा कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स शुड लीड अ कॉन्सर्ट ऑफ डेमोक्रेसीज अगेंस्ट द चाइना एंड कंपनी। तो कुछ इस तरह का विकल्प जरूर रहेगा बाइडेन के सामने। और फाइनली डिफेंस में बहुत जरूरत है। ऑलरेडी दिसंबर 2020 में पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव को पास किया था बाइडेन सरकार ने दिसंबर 2020 में, जिसको कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। इस पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव के तहत यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने बहुत ज्यादा पैसा अलॉट किया हुआ था फॉर वेपन्स एंड फॉर अदर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर,
स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द पैसिफिक। तो इस चीज को बाइडेन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास ऑप्शंस है कि यूएस और जापान मिलिट्री अग्रीमेंट ले जाए, क्योंकि जापान भी प्रताड़ित है चाइना से, यूएस भी प्रताड़ित है चाइना से, तो एक अलायंस, डिफेंस अलायंस जरूर बन सकती है। इसके अलावा क्वाड, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्वाड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द इंडो पैसिफिक, जिसको यूएस लीड कर सकता है अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट इट्स एडवर्सरीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस पूरे डिस्कशन से सार क्या निकल, देखिए 20th सेंचुरी में जिस तरह का यूएस का रवैया रहता था एशिया में कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे वॉर्स में, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे मिलिटरीली, वो अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए उनके सामने एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है, और उस स्ट्रैटेजी के भाग हो सकते हैं ये। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।